चलिए बढ़िया आगे। लास्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन था, बात हो गई थी नोड जेएस क्या है, वो उस जेएस से कैसे अलग है जो जेएस आप पढ़ के आए हैं। तो क्या है नोड जेएस, एक क्विक रिवीजन। आकाश आज आ जाएगा, आज मैं भेज दूंगा पॉजिटिवली रिएक्ट के प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो फटाफट बताइए नोड जेएस अपने आप में क्या है। फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है, क्या है नोड जेएस, क्या है फिर। फ्रेमवर्क नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, तो क्या है। वेरी गुड, नोड जेएस जावा स्क्रिप्ट का रन टाइम है। राइट, रन टाइम वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें किसी भी एप्लीकेशन के कोड्स एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, और रन टाइम क्या क्या प्रोवाइड करता है। जावा स्क्रिप्ट के टर्म्स में अगर अपन बोले तो रन टाइम प्रोवाइड करता है एक तो इंजन, और रन टाइम प्रोवाइड करता है कुछ एपीआईज, इवेंट क्यूज, ये सारी चीजें पार्ट होती है रन टाइम का, ठीक है। अब आज के लेक्चर के एजेंडा की अगर हम बात करें तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नोड जेएस को इंस्टॉल कैसे करना है। पहली चीज, इंस्टॉल करने के बाद चेक कैसे करेंगे आप कि आपके सिस्टम पे नोड जेएस प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। नोड जेएस को यूज करने के कितने तरीके हैं आपके पास, दोनों तरीकों को हम पढ़ेंगे। आज डिस्कस करेंगे आरईपीएल नाम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, और आज आप डेवलप करेंगे अपना पहली नोड स्क्रिप्ट या पहला नोड जेएस एप्लीकेशन। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, सबसे पहले बात करते हैं नोड जेएस को आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कैसे करेंगे। नोड जेएस इंस्टॉल करने के लिए एज एक्सपेक्टेड आपको नोड जेएस को या नोड जेएस के होम पेज पे करना होगा विजिट, ठीक है। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स यहाँ दिखा देता हूं, टेक्निकली सारे स्टेप्स नहीं दिखा पाऊंगा, सॉरी, सोर्स कोड पे नहीं जाना है, सिर्फ नोड जेएस लिखना है, ठीक है। नोड जेएस जैसे ही आप लिखेंगे आपके सामने इसका होम पेज आएगा। होम पेज पे जाएंगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, दिख रहा है। जल्दी जल्दी फटाफट, दिख रहा है नोड जेएस का डाउनलोड ऑप्शन। वेरी गुड, कौन सा वर्जन दिख रहा है। नोड जेएस का वर्जन दिख रहा है डाउनलोड करने के लिए 20.15, और कैसा वर्जन 22। 22 कहां दिख रहा है, इम्तियाज 22 कहां आ गया। 22 तो अब आएगा, ये रहा बेटा, ये रहा 20.15, राइट। और क्या है ये नोड जेएस का, नोड जेएस का एलटीएस है। एलटीएस समझते हैं, एलटीएस स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म सपोर्ट, जो काफी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मार्केट में अवेलेबल रहने वाला है। ठीक, जैसे ही आप इस सेटअप पे क्लिक करेंगे ये सेटअप आपके मशीन पे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद उसको डबल क्लिक कर दीजिएगा जैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए करते हैं, और सेटअप का स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉलेशन। आ रहा है समझ सबको। सिंपल है बिल्कुल, कोई भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल अगर करा है बिल्कुल वैसा ही नोड जेएस का इंस्टॉलेशन है। इस पे क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो आपके मशीन पे सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। सेटअप के डाउनलोड होने के बाद उसको डबल क्लिक कर दीजिएगा, सेटअप का स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन के कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने आपके सामने रखे हैं स्लाइड में, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं तो दोबारा इंस्टॉल होगा नहीं। तो चेक करिए, जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी, जो आपसे कुछ लाइसेंस वगैरह के लिए कहेगी, तो वो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट 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 करते चलेंगे तो नोड अगले अगले स्टेप पे जाता जाएगा। राइट, बीच में आपके कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे ये लाइसेंस एग्रीमेंट है, इसको आपको चेक करना है। चॉकलेटी करके एक प्रोग्राम डाउनलोड करने को कहा जाएगा, वो कर लीजिएगा। वो सी प्लस प्लस और पाइथन की कुछ स्क्रिप्ट्स होती है जो इंटरनली यूज होती है। और ये सब करने के बाद लास्ट में आपको एक मैसेज मिलेगा कि नोड जेएस आपके सिस्टम पे सक्सेसफुली हो गया है इंस्टॉल। यहां तक कहानी क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब इंस्टॉल करने के बाद कैसे वेरीफाई करेंगे आप कि नोड जेएस आपकी मशीन पे प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। तो आपको सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर एक छोटा सा कमांड एग्जीक्यूट करना है, विच इज नोड हाइफन डैश वी। राइट, ये लिखकर जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करोगे आपके सिस्टम पे जो नोड का लेटेस्ट वर्जन है वो दिख जाएगा। ये कमांड आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नोड डबल आइफन फॉलोड बाय वर्जन। दो तरह से आप कमांड लिख सकते हैं, या तो नोड स्पेस डैश वी, और या नोड स्पेस डबल डैश वर्जन। जैसे ही लिखकर एंटर स्ट्राइक करेंगे नोड का वर्जन आ जाना चाहिए। अगर नोड का वर्जन नहीं आ रहा है तो या तो नोड इंस्टॉल करा नहीं है आपने, और या इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं है, आपको उसको करना पड़ेगा री इंस्टॉल। यहां तक कहानी क्लियर है सबको, यहां तक समझ आ रहा है। आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं आप अपने मशीन पे नोड को यूज कैसे करेंगे। नोड इंस्टॉल तो कर लिया आपने, अब आप नोड को यूज कैसे करोगे। तो गौर कीजिएगा, नोड जेएस को यूज करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। देयर आर टू वेज जिससे आप नोड जेएस को अपने मशीन पे यूज कर पाएंगे। पहला तरीका है आप यूज करें नोड को उसके शेल के थ्रू। राइट, हो सकता है शेल वर्ड आप पहली बार सुन रहे हो, बट आप मुझे बताइए, आपने जावास्क्रिप्ट में कंसोल देखा है, कंसोल ब्राउजर में देखा है, क्या करते हैं अपन ब्राउजर कंसोल में।
जब हम ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो हम बहुत बार कंसोल विंडो को रेफर करते हैं। ये कंसोल विंडो क्या होती है और हम लोग वहां पे क्या करते हैं? नहीं प्रतीक, आउटपुट तो देखते ही हैं। हम छोटे छोटे कमांड्स की टेस्टिंग करते हैं कंसोल पे। जैसे मुझे 2+5 देखना है या मुझे कोई फंक्शन चला के देखना है जावास्क्रिप्ट में, तो अपन कंसोल पे जाकर उसको टेस्ट कर सकते हैं। बस वैसा ही कंसोल नोड आपको देता है। कुछ लोग इसको शेल बोलते हैं, कुछ लोग इसको टर्मिनल बोलते हैं, कुछ लोग इसको नोड का प्रॉम्प्ट बोलते हैं। राइट, तो एक तरीका यह है कि आप नोड को नोड के शेल पे जाकर चलाएं, लेकिन नोड के शेल पे याद रखिएगा एक एक लाइन के कमांड्स चलेंगे। अगर आपको एक कंप्लीट कोड लिखना है या कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाना है तो वो फिर शेल पे नहीं बनेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपने एडिटर में जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल नमन, इट्स लाइक जे शेल। जैसे पाइथन का शेल होता है, जैसे जे शेल होता है, जैसे ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट का कंसोल होता है, बिल्कुल वैसे हमारे पास नोड शेल होता है। अब अगर आपको प्रॉपर कोड लिखना है, प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखनी है जिसके अंदर आप डेटाबेस से कनेक्ट हो, फाइल हैंडलिंग करें, जैसे तमाम एक्टिविटीज करें, तो ये करने के लिए आपको फिर अपने एडिटर, अपने डेवलपमेंट एनवायरमेंट में जाना है, जाकर प्रॉपर नोड जेएस का कोड लिखना है। सर वीएस कोड के टर्मिनल पे भी रन होता है ना सर? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बट हम लोग वीएस कोड तब ओपन करेंगे जब हम स्क्रिप्ट्स लिखेंगे, अदरवाइज हम नोड को बेसिक टर्मिनल पे रन करेंगे। दोनों में डिफरेंस समझ आया? जल्दी से क्विक फटाफट, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? वेरी गुड। तो अगर हम कोई बड़ा कोड लिख रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए हम लोग स्क्रिप्ट्स लिखेंगे। बट अगर हमें कुछ बेसिक कमांड चला के देखने हैं तो ये काम हम लोग कर लेंगे नोड शेल पे। ठीक है, अब सवाल है नोड शेल को ओपन कैसे करते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे? फिर मैं आपको ये आरईपीएल का मतलब भी समझाता हूँ। नोड शेल को स्टार्ट स्टार्ट करना बहुत आसान है। आप अपना कंसोल पे आइए, और अभी आपने चेक करने के लिए कमांड क्या लिखा था? नोड को चेक करने के लिए कमांड क्या लिखा था आपने? कमांड आपने लिखा था नोड स्पेस डैश वी। अब आप डैश वी हटा दीजिए। अब आप डैश वी हटा दीजिए तो कमांड क्या रह गया? डैश वी हटा दिया तो कमांड रह गया सिर्फ नोड, ओनली नोड। तो नोड लिखिए। जैसे ही नोड लिखकर एंटर स्ट्राइक करेंगे, किसके अंदर एंटर कर गए आप एंटर कर गए नोड के शेल में। ठीक है, अब मैं इसको कंपेयर करता हूं ब्राउजर की कंसोल विंडो से। सो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अपन ब्राउजर विंडो को भी ओपन करते हैं। मान लीजिए इसी में अपन कंसोल ओपन कर लेते हैं। कंसोल ओपन करना आता है ना सबको? वही पुराना स्टाइल, कौन सा? कंट्रोल शिफ्ट आई। आ रहा है समझ? तो एक तरफ ब्राउजर कंसोल खोला हुआ है मैंने, एक तरफ मैंने नोट खोला हुआ है। या इतना क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए ब्राउजर कंसोल पे 2+5 चलेगा? बोलो, बिल्कुल चलेगा। राइट, तो जैसे ब्राउजर कंसोल पे 2+5 चलेगा, नोड शेल पे भी 2+5 आपका काम कर जाएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। ठीक है, क्या ब्राउजर कंसोल पे मैं ये लिख सकता हूं 10+20 मल्टीप्लाइड बाई 5? बॉड मास लगेगा? बिल्कुल लग जाएगा। पहले 20 × 5 होगा, उसके बाद उसमें 10 ऐड होगा। बिल्कुल यही चीज आप नोड के कंसोल पे भी कर सकते हैं, 10+20 × 5। राइट, क्या मैं ब्राउजर कंसोल पे ये कह सकता हूं लेट नेम इक्वल टू सचिन, उसके बाद नेम डॉट लेंथ? चलेगा? क्या कहते हो? बिल्कुल चलेगा। आई गेट 6। यहां भी आप कह सकते हैं लेट नेम इक्वल टू सचिन फॉलोड बाय नेम डॉट लेंथ, यहां भी आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीजें हमें कौन दे रहा है? ये सब चीजें हमें कौन दे रहा है? एपीआईज दे रही हैं या वीएस इंजन, वीएस नोड का इंजन दे रहा है? V8 इंजन। वेरी गुड, ये हमें V8 इंजन दे रहा है, इसमें एपीआईज का भी कोई कंट्रीब्यूशन, कोई रोल नहीं है। राइट, जैसे ही आप कहेंगे नेम डॉट लेंथ, आपको लेंथ मिल जाएगी। गॉट इट? इसी तरह से आप मुझे बताइए क्या हम ब्राउजर कंसोल पे एरे बनाकर लेट ARR इक्वल टू 10, 20, 30 इसको डिस्प्ले करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ ARR बोलूंगा, विल आई गेट दी एरे डेटा? यस, आई गेट दी एरे डेटा। बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ भी एरे बना सकते हैं, लेट ARR इक्वल टू 10, 20, 30। राइट, और उसके बाद आप कह सकते हैं यहाँ पर ARR, एरे का डेटा मिल जाएगा। आ रहा है समझ? आ रहा है समझ? हम लोग ब्राउजर कंसोल पे कंसोल डॉट लॉग लिखकर कंसोल डॉट लॉग लिखकर वेलकम प्रिंट करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? करा सकते हैं, है ना? यही कंसोल डॉट लॉग यहां चलेगा। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कंसोल भी आपको V8 इंजन दे रहा है? नहीं, याद कीजिए लास्ट लेक्चर, कंसोल V8 इंजन नहीं दे रहा है, कंसोल आपको मिल रहा है एपीआई से। अब कंफ्यूज मत होइएगा, सर कंसोल तो ब्राउजर एपीआई के पास हुआ करता था।
कंसोल एक्चुअल में ब्राउजर एपीआई के पास है, और नोड में किसके पास है? नोड में सिस्टम सिस्टम के एपीआई पास। के पास है। तो इसका मतलब कुछ ऑब्जेक्ट दोनों में कॉमन है, कुछ ऑब्जेक्ट दोनों में अनकॉमन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, क्या ब्राउजर कंसोल पे विंडो ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने से कुछ मिलेगा? मिलेगा। हाँ। क्या मिलेगा? विंडो ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी। आप एक्सपैंड करके देखेंगे तो विंडो के सारे मेथड, विंडो की सारी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी, क्योंकि ब्राउजर कंसोल पे आपको विंडो ऑब्जेक्ट मिलता है। एम आई राइट? यस। है ना? और कौन देता है आपको विंडो ऑब्जेक्ट? तो जवाब है ब्राउजर एपीआई देती है। क्या यही विंडो ऑब्जेक्ट आपको नोड पे भी मिलेगा अगर आप विंडो ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो? नहीं मिलेगा, नहीं आपको मिलेगा। मिलेगी एरर। राइट, आपको मिलेगी अनपॉट रेफरेंस एरर। इसमें विंडो की जगह कौन था? ग्लोबल। ग्लोबल। तो आप जब यहां लिखोगे ग्लोबल तो कुछ मिलेगा। अच्छा, ये ग्लोबल यहां मिलेगा अपन ब्राउजर पे? नहीं। नहीं मिलेगा। सॉरी, मैंने तो स्पेलिंग ही गलत लिख दी। मेक इट राइट, तो भी नहीं मिल रहा है ग्लोबल। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। तो दोनों का इंटरफेस एक जैसा है, बस कुछ एपीआई दोनों में कॉमन है, कुछ एपीआई दोनों में अनकॉमन। ठीक है, तो हम कभी कभी नोड के कंसोल पे या नोड के शेल पे आया करेंगे, अगर हमें कुछ छोटे मोटे कमांड्स, कुछ छोटे मोटे फंक्शन कॉल्स करके उनका रिजल्ट देखना। यहां तक अगर सब कुछ क्लियर है तो प्लीज क्लियर लिखें। बिल्कुल सही प्रतीक। टेस्टिंग पर्पस के लिए हम लोग यहां पर आया करेंगे। क्लियर है? नो इश्यूज, नो डाउट्स। ठीक है, अब मैं ब्राउजर को कर दे रहा हूं क्लोज। ब्राउजर से अब हमारा इंटरेक्शन कुछ दिनों बाद होगा। ठीक है, और इसको भी अब सवाल है हम इसको बंद कैसे करेंगे। तो एक तरीका तो वो ऊपर क्रॉस है उसको किल कर दिया आपने, वो है। दूसरा तरीका, नहीं प्रतीक, एग्जिट नहीं चलेगा यहां पर, या नहीं कुंदन, एग्जिट नहीं चलेगा। यहां लिखना पड़ेगा प्रोसेस डॉट एग्जिट। आपसे मैंने कहा था ना, ब्राउजर के अंदर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है जो पूरे डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। नोड के पास प्रोसेस ऑब्जेक्ट होता है जो पूरी एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस समय आपकी एप्लीकेशन कौन सी है? इस समय आपकी एप्लीकेशन नोड शेल है। इस नोड शेल को टर्मिनेट कर देगा प्रोसेस डॉट एग्जिट। तो आपको अगर इससे बाहर निकलना हो तो आप लिखेंगे प्रोसेस डॉट एग्जिट, एंटर। बहुत ध्यान से देखिए, अपन वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए, वापस अपन विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए, है ना? वेरी गुड। ठीक है, अब एक बात आपको और समझानी है। स्लाइड में एक वर्ड लिखा हुआ था, अगर आपने ध्यान दिया हो, कि जो नोड का शेल है ये आरईपीएल है। दिख रहा है आपको आरईपीएल वर्ड? दिख रहा है? अब बहुत बार ये वर्ड स्टूडेंट्स नहीं समझा पाते हैं। जब कोई पूछता है व्हाट डज द वर्ड आरईपीएल स्टैंड फॉर एंड व्हाट डज इट मीन, तो इसका फुल फॉर्म तो आपने देख लिया होगा। क्या था फुल फॉर्म आरईपीएल का? आरईपीएल का फुल फॉर्म था रीड, फिर एवैल, फिर प्रिंट और फिर लूप। ये तो इसका फुल फॉर्म था, बट इसका मतलब क्या है? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी? आप में से किसी को आइडिया है व्हाट डज द वर्ड आरईपीएल स्टैंड फॉर? आई मीन क्या है ये आरईपीएल? एनीवन, एनीवन, एनीवन? नो वन इन द क्लास? क्या होता है आरईपीएल? व्हाट ऑल थिंग्स कैन बी डन? नहीं नमन। Read the देखो, statement, evaluate statement, then print statement, and then the last word is loop. Not लूप। ये लूप that क्या है फिर? मतलब रीड क्या हो रहा है, मैं समझा नहीं। ये क्या है, किसको रीड कर रहे हैं और क्या हो रहा the है? statement, जो भी हम लिख रहे हैं, जो भी सेंटेंस हम एग्जैक्टली, लिख रहे हैं, एग्जैक्टली। तो स्टेटमेंट। सबसे पहले मैंने कहा 2+3। क्या नोड ने इस 2+3 को पढ़ा? सॉरी, मैं नोड में जाऊं पहले। क्या नोड इस 2+3 को पढ़ेगा? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल पढ़ेगा। तो नोड का मेरा इनपुट पढ़ना रीड हो गया। गॉट जी। इट? क्या नोड 2+3 को सॉल्व भी करेगा? हाँ करेगा। हाँ। सॉल्व करना, इवेल्युएट करना Well, हो गया। क्या नोड 2+3 का रिजल्ट प्रिंट भी कर रहा है मेरे स्क्रीन पे? हाँ yes. कर रहा है। एंड अगेन इट इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट इनपुट, एंड दैट इज बाय द वर्ड लूप। आपसे Okay. इंस्ट्रक्शन लिया, चलाया, आउटपुट दिखाया, फिर वेट कर रहा है कि अब आप अगला कमांड दें। फिर आपने कुछ इसको अगला कमांड दिया, जैसे मैंने इसको कहा मैथ डॉट पाओ 2,3, चलाएगा? चलाएगा। Yes. ये मैंने से फिर मेरा एक कमांड लिया, फिर चलाया, फिर उसका आउटपुट दिया, फिर वेट करने लग गया। दैट इज वाई इट इज अ काइंड ऑफ रीड एवैल प्रिंट लूप। क्लियर? आरईपीएल का मतलब? Yes. बहुत बढ़िया, चलें आगे। सबको क्लियर? एवरीवन इज क्लियर विद दिस? ठीक है, तो अब अपन इससे करते हैं एग्जिट, और अब आते हैं लोडैश वी कैन इंस्टॉल एंड टेस्ट। सर इफ यू वांट टू टेस्ट एक्सटर्नल लाइब्रेरी समथिंग लोडैश वी कैन इंस्टॉल एंड टेस्ट ऑन कंसोल। हाँ, लेकिन इसको डायरेक्टली नहीं करते हैं, आप इसको जनरली अपने कोड के अंदर करेंगे। गॉट इट? कोई फायदा नहीं होगा यहां पर करने से।
ठीक है, तो यहां से अपन कर जाते हैं एग्जिट बाय राइटिंग प्रोसेस डॉट एग्जिट, तो हम आ गए बाहर। ठीक है, अब जैसा मैंने कहा ये कोई बहुत फायदेमंद चीज नहीं है, फिर तो ये सारे ही शेल्स में होता है। हाँ हाँ लमन, बिल्कुल पाइथन शेल में भी होता है, हर जगह होता है, सभी को आरईपीएल बोलते हैं। खाली नोड कुछ भी स्पेशल नहीं है, स्पेशल ये है कि ये मैं आपको पहली बार समझा रहा हूं, बस कुछ भी स्पेशल नहीं है। ठीक है, राइट, तो अब इसको कर देते हैं अपन क्लोज। अब बात आएगी अपन स्क्रिप्ट्स कैसे बनाते हैं। राइट, नोड में स्क्रिप्ट्स वही हैं जो आप डॉट जेएस करके नॉर्मली जावा स्क्रिप्ट के अंदर बनाया करते थे। अब हम नोड के अंदर भी डॉट जेएस फाइल्स बनाएंगे और उन डॉट जेएस फाइल्स को अपन एग्जीक्यूट करेंगे। बट इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी बनानी पड़ेगी वर्क स्पेस, क्योंकि आप सबने वीएस कोड पे काम करा है, आप सबको पता होगा वीएस कोड पे जब भी कुछ करना है सबसे पहले वर्क स्पेस बनानी है ना। तो सबसे पहले मैं जाता हूं डी ड्राइव में, डी ड्राइव में जाकर मैंने राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर बनाया और मैंने अपने बैच का टाइटल डाला नोड जेएस 2024। ठीक है, अब ये जो नोड जेएस 2024 आप देख रहे हैं, ये मेरी स्क्रिप्ट का नाम है, ये मेरे वर्क स्पेस का नाम है। ठीक है, फिर अपन वीएस कोड को लॉन्च करते हैं। वीएस कोड को लॉन्च करने के बाद एज यूजुअल ओपन फोल्डर करते हैं। ओपन फोल्डर के बाद अपनी वर्क स्पेस को सर्च करते हैं। मेरी वर्क स्पेस कहाँ है? मेरी वर्क स्पेस डी ड्राइव में है, सो आई गो टू डी ड्राइव। डी ड्राइव के अंदर मेरे पास नोड जेएस 2024 नाम का एक फोल्डर होना चाहिए। ये रहा फोल्डर नोड 2024 और इसको मैंने कर दिया सेलेक्ट। अब ये थ्रू आउट द कोर्स मेरी वर्क स्पेस रहेगी, पहले से लेकर आखिरी कोड तक अब हम लोग इसी वर्क स्पेस में बनाएंगे। क्लियर है? ग्रेट। ठीक है, अब बनाना कैसे है प्रोग्राम? तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपकी एक्सप्लोरर विंडो आ रही है उसमें एज यूजुअल प्लस पे क्लिक करेंगे आप, फाइल के आइकन वाले प्लस पे। ठीक है, अब अपनी फाइल को जो नाम देना चाहें दें, लेकिन याद से एक्सटेंशन क्या देना है? याद से एक्सटेंशन देना है डॉट जेएस। और इसके अंदर कोड क्या लिखना है? इसके अंदर कोड आप वही लिखते हैं जो आप नॉर्मली एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के अंदर ब्राउजर में लिखा करते थे। तो क्या ब्राउजर में एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग आता था? ब्राउजर में एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग लगाते थे आप? नहीं लगाते थे ना। स्क्रिप्ट टैग तो आप लगाते थे जब आप एचटीएमएल पेज के अंदर जेएस का कोड लिखते थे, तो डायरेक्ट यहां पर कोड लिख देना है। जैसे मैं डायरेक्ट यहां पर लिख दूंगा लॉग और मैं लिख दूंगा वेलकम टू नोड जेएस, वेलकम टू नोड जेएस। राइट, ये मेरा एक मैसेज हो गया। अब सवाल इसको चलाएंगे कैसे? तो जब आप ब्राउजर में एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट बनाते थे तो चलाने के लिए उसे एचटीएमएल से क्लब करते थे, है ना। यहां कोई एचटीएमएल नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये बैकएंड पे कोड चल रहा है और बैकएंड पे कोई ब्राउजर नहीं है इसको चलाने के लिए। तो कैसे चलाना है? तो सबसे पहले आप इसको सेव कर ले। राइट, अभी मैं मेन्यू से सेव कर रहा हूं, आगे चलकर कंट्रोल एस से करूंगा। और सेव करने के बाद वीएस कोड का टर्मिनल ओपन कर लूंगा। क्या ओपन करने को बोला मैंने? वीएस कोड का टर्मिनल ओपन कर ले। राइट, टर्मिनल कैसे ओपन करेंगे? टर्मिनल ओपन करने के लिए आपको जाना है व्यू में। व्यू में टर्मिनल दिख रहा है, नोड और फाइल का नेम, नोड और फाइल का नेम एक्सटेंशन के साथ, हाँ वो तो टर्मिनल पे जाके करेंगे। ठीक है, तो आप व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद आप टर्मिनल पे क्लिक करेंगे। और अगर आपको मेन्यू से नहीं जाना है तो टर्मिनल ओपन करने का शॉर्टकट है कंट्रोल और टिल्ड का सिंबल। टिल्ड का सिंबल दिख रहा है आपको एस्केप की के नीचे आपके कीबोर्ड पे, है ना। तो कंट्रोल प्रेस करिए, टिल्ड का सिंबल प्रेस करिए, आपके सामने वीएस कोड का टर्मिनल ओपन हो जाएगा। गॉट इट? अब आप इस टर्मिनल पे, अब यहां प्रोग्राम को रन करने का जो बेसिक सिंटेक्स है वो है आप नोड लिखेंगे और नोड के बाद आपकी स्क्रिप्ट का नाम लिखेंगे। क्या बेसिक सिंटेक्स है? नोड लिखेंगे और नोड के बाद नेम ऑफ स्क्रिप्ट लिख देंगे एक्सटेंशन के साथ। गॉट इट? तो एक्सटेंशन के साथ क्या हो गया? मेरी स्क्रिप्ट का क्या नाम है? मेरी स्क्रिप्ट का नाम है app1.js। तो मैं लिखूंगा नोड फॉलोड बाय app1.js। आप चाहें तो टैब दबा दें, टैब दबा देंगे तो वीएस कोड आपके लिए काम कर देगा। इतना नहीं करना है तो आप खुद भी लिख सकते हैं नोड फॉलोड बाय app1.js। ये लिखकर जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो नोड 2024 में तो हम हैं ना, अब और उसके अंदर कहां जाएंगे फिर? वी आर ऑलरेडी इनसाइड द फोल्डर, वी आर ऑलरेडी इनसाइड द वर्क स्पेस ना प्रेम। देखो अपन ऑलरेडी इसके अंदर है वर्क स्पेस में, तो दोबारा सीडी थोड़ी लिखना है अपन को। वो हम तब करते हैं जब हम वर्क स्पेस के बाहर होते हैं। जब टर्मिनल खोलेंगे तो वीएस कोड की अच्छी बात यह है कि वो टर्मिनल ओपन करते ही आपको आपकी वर्क स्पेस में पहुंचा देगा।
आया समझ? क्लियर हुआ? जी नमन, नॉर्मल जेएस ब्राउजर में रन होगा, नोड का कोड ब्राउजर में रन नहीं होगा, बैकएंड पे रन होगा, आउटपुट ब्राउजर को भेजेगा। अब आउटपुट ब्राउजर को कैसे भेजेगा, उसके लिए हम HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स समझेंगे, अपना वेब सर्वर बनाना सीखेंगे, तब ये करेंगे। एज ऑफ नाउ क्या हो रहा है, एज ऑफ नाउ तो हम सिर्फ बैकएंड पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। इसी तरह से मान लीजिए मुझे एक और फाइल बनानी है, तो मैंने इसको सेव एज करा, सेव एज करके मैंने नाम दे दिया ऐप 2। ऐप 2 के अंदर मैंने क्या करा, मैंने थोड़ी सी मैथ्स करी। मैंने कहा लेट a इज इक्वल्स टू 10, लेट b इज इक्वल्स टू 20, लेट c इज इक्वल्स टू a प्लस b। अब मैं चाहता हूं a b और c सबके सब प्रिंट हो जाएं वैल्यू के साथ। तो कुछ करते थे आप, ES6 ने कुछ दिया है, वेरिएबल को प्रिंट कराना हो अगर स्ट्रिंग के अंदर, भूल गए? टेम्पलेट लिटरल्स। जो टेम्पलेट लिटरल का कॉन्सेप्ट आपने ES6 में पढ़ा है, आपने बेसिक जेएस में पढ़ा है, वही टेम्पलेट लिटरल नोड के अंदर भी चलेंगे। तो यहां लगेगा बैकटिक। ठीक है, तो मैं कहूंगा वैल्यू ऑफ ए इज फॉलोड बाय डॉलर, फॉलोड बाय ए, कॉमा वैल्यू ऑफ बी इज फॉलोड बाय अगेन डॉलर एंड बी। और ये करने के बाद आई विल गो फॉर कैलकुलेटिंग द सम। तो मैं यहां कहूंगा लॉग, लॉग टू द कंसोल, और यहां मैं कह दूंगा देयर सम इज फॉलोड बाय डॉलर, डॉलर के बाद सी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बैक टिक्स लगे हैं, सिंगल कोट नहीं लगे हैं। नोटिस कर पा रहे हैं सब लोग? सिंगल कोट नहीं है, ये बैक टिक्स हैं। सो नोड, नोड के बाद app2.js, तो प्रोग्राम आउटपुट में आपको दिखा देगा a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20, देयर सम इज 30। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछिए। इफ ऑल इज गुड, ऑल इज क्लियर, क्लियर लिख दीजिए। ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। तो ये था आपका नोड इंस्टॉल करना और नोड के साथ बेसिक इंटरेक्शन। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं नोड के पहले मेजर टॉपिक की तरफ। और नोड का हमारा पहला मेजर टॉपिक होने वाला है मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कशन। किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं अपन? अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज मॉड्यूल। चलिए, पहला चांस मैं आपको दे रहा हूं, 2 स्लाइड्स आपको पढ़ने को दूंगा, पढ़िए ध्यान से और मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग क्या होता है मॉड्यूल, व्हाट इज अ मॉड्यूल। ठीक है, बताओ। और ये भी बताना, क्या अपन लोगों ने कोई मॉड्यूल आज तक बनाया है? रोज नहीं, अभी अभी बनाया है। अभी अभी अपन ने 2 फाइलें बनाई हैं, ऐप 1 और ऐप 2 बनाई है। कोई भी फाइल जो आप नोड में बनाते हैं, जिसका क्या एक्सटेंशन होता है, जिसका एक्सटेंशन डॉट जेएस होता है, जिसके अंदर क्या रखा होता है, जिसके अंदर कोड, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, एरे, क्लास कुछ भी रखी होती है, वो नोड के नजरों में, वो नोड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वो नोड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मॉड्यूल है। राइट? तो आप कह सकते हैं एनी डॉट जेएस फाइल विच वी क्रिएट फॉर नोड इज नथिंग बट अ मॉड्यूल। इसका मतलब जब आप ब्राउजर में एक्सटर्नल जेएस बनाते थे, वो सब मॉड्यूल थे। हाँ, अगर नोड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वह सब एक्सटर्नल जेएस फाइल्स अपने आप में मॉड्यूल थी। सो एनी डॉट जेएस फाइल विच वी क्रिएट इन नोड इज बेसिकली कॉल्ड एज अ मॉड्यूल। ये बहुत सिंपल सी परिभाषा है। और मॉड्यूल्स में होता क्या है, मॉड्यूल्स में जावास्क्रिप्ट के कोड्स होते हैं, एरेज होते हैं, फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो भी आपको डॉट जेएस के अंदर रखनी है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब सेकंड पॉइंट, मॉड्यूल का फायदा क्या है? तो मॉड्यूल का फायदा आपको सेंटेंस के लास्ट पार्ट में दिख रहा होगा, फर्स्ट पैराग्राफ के सेंटेंस के लास्ट पार्ट में। मॉड्यूल का सबसे बड़ा फायदा यह है, एक मॉड्यूल के कंटेंट या एलिमेंट दूसरे मॉड्यूल में अपन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक नोड फाइल बनाई, मैंने उस नोड फाइल का नाम दिया mymath.js। रख सकता हूं mymath.js नाम, है ना? उसके अंदर मान लीजिए मैंने एक एरिया नाम का फंक्शन बनाया, बना सकता हूं, नोड का एक फंक्शन जो एरिया कैलकुलेट करे। ठीक है, फिर मैंने एक और फाइल बनाई, उसका नाम मैंने दिया circle.js। क्या circle.js को एरिया की जरूरत है? हाँ है। तो मैं इस एरिया को mymat.js से सर्कल में ला सकता हूं। इसका मतलब नोड में मॉड्यूल्स आपस में कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। यस, नोड में मॉड्यूल्स आपस में कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। 80% नोड मॉड्यूल बेस्ड है, याद रखना।
कुछ और सुनो ना सुनो, पूरे कोर्स में आप तकरीबन हर लेक्चर में मुझे ये कहते हुए जरूर सुनोगे, ये काम इस मॉड्यूल से करेंगे, वो काम उस मॉड्यूल से करेंगे, एंड सो ऑन। जैसे सी में हेडर फाइल हमेशा साथ में रहती है, हर कोड में डॉट एच लगाते रहते हैं अपन सी में, है ना। ऐसे इसमें हर कोड में, तकरीबन हर कोड में आप मॉड्यूल लगाते रहेंगे। क्लियर, आ रहा है समझ, है ना। अब आप में से दीक्षा, मैंने कहा 80% चीजें जो हम नोड में करेंगे दे विल बी बेस्ड अपॉन मॉड्यूल्स। डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, मॉड्यूल यूज करो। नेटवर्किंग करनी है, मॉड्यूल यूज करो। खुद का वेब सर्वर बनाना है, मॉड्यूल यूज करो। इनपुट लेना है, मॉड्यूल यूज करो। HTML का डेटा उठाना है, मॉड्यूल यूज करो। फॉर ईच एंड एवरी टास्क इन नोड वी डिपेंड ऑन, कंप्लीट करिए, फॉर ईच एंड एवरी टास्क इन नोड वी डिपेंड ऑन मॉड्यूल्स। क्लियर हुआ, अभी आया समझ, व्हाट आर मॉड्यूल्स, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते। अब सवाल है, वैसे तो मैंने बता ही दिया है, अब सेकंड स्लाइड पढ़ो और मुझे बताओ, अगर क्लियर है तो क्लियर लिखो, नहीं तो पूछो अगर कोई डाउट है। सेकंड स्लाइड क्या कह रही है, एक मॉड्यूल के कंटेंट, वेरी गुड क्वेश्चन अंकित। मल्टीपल मॉड्यूल्स के कलेक्शन को अपन पैकेज बोलेंगे। If I'm having 5 or 6 modules and I'm placing it in a directory, we can say it's a kind of package. Okay? वेरी गुड। तो अब यहाँ पर ये कोड क्या कह रहा है, ये थ्योरी ये कह रही है कि अगर आपके पास एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के अंदर कुछ है, तो आप उसको दूसरे मॉड्यूल के अंदर यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मॉड्यूल हमें कोड रीयूजेबिलिटी देते हैं, कोड शेयरिंग देते हैं, और एक प्रोजेक्ट को मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके, अलग अलग मॉड्यूल्स में ब्रेक करके हम उस पूरे प्रोजेक्ट को डिजाइन कर सकते हैं। और करना भी ऐसे ही चाहिए ना। एक प्रोजेक्ट के अंदर 10 तरह की फंक्शनलिटी होगी, सब कुछ उठाकर एक जेएस में थोड़ी रखेंगे। अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग जेएस बनाएंगे। डेटाबेस कनेक्टिविटी एक जेएस हैंडल करेगी, फ्रंट एंड से इंटरेक्शन दूसरी जेएस हैंडल करेगी, दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन होना है वो तीसरी जेएस हैंडल कराएंगे, और ये सारे मॉड्यूल आपस में क्लब होकर चला करेंगे। इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया, वेरी। अब अगला सवाल आता है, नोड जेएस में बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता ही दिया, तो मैं इसको फटाफट स्किप कर रहा हूं। नोड जेएस के अंदर आप मॉड्यूल्स की मदद से फाइल से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपना खुद का सर्वर बना सकते हैं। सो मेनी टास्क कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल। अब सवाल आता है, नोड जेएस के अंदर मॉड्यूल होते कितनी तरह के? नोड जेएस में टोटल 3 तरह के मॉड्यूल्स होते हैं। कितनी तरह के? टोटल 3 तरह के मॉड्यूल्स होते हैं। क्या क्या कहलाते हैं ये 3 तरह के मॉड्यूल? पहला मॉड्यूल कहलाता है बिल्ट इन मॉड्यूल्स या कोर मॉड्यूल। ओके। दूसरा कहलाता है लोकल मॉड्यूल, और तीसरा कहलाता है थर्ड पार्टी मॉड्यूल। क्या नाम है? पहला कहलाता है बिल्ट इन या कोर मॉड्यूल, दूसरा कहलाता है लोकल मॉड्यूल। थोड़ा सा फॉन्ट ऊपर ले लूं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, कुछ चीजें डिस्टॉर्ट हो जा रही थी। अभी ठीक है, नजर आ रहा है पूरा टेक्स्ट? आ रहा है, वेरी गुड। तो देखिए कितनी तरह के मॉड्यूल है, तो नोट कहता है मेरे पास 3 तरह के मॉड्यूल है। एक है बिल्ट इन, एक है लोकल, और एक है थर्ड पार्टी। मुझे लग रहा है बेसिक बेसिक आइडिया नाम से लग रहा होगा, लग रहा है? एनीवन कैन एक्सप्लेन ये तीनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज अ कोर मॉड्यूल? व्हाट आर कोर मॉड्यूल्स? कोर मॉड्यूल्स वो मॉड्यूल होते हैं जो नोड अपने साथ लेकर आता है। तो अपन ने नोड इंस्टॉल कर लिया, यस और नो? हाँ, कर लिया। और जब नोड अपने साथ आया है तो बहुत सारे बने बनाए मॉड्यूल्स लेकर आया है, जिसमें से कुछ से मैं आपको अभी मिलवाने वाला हूं। जो मॉड्यूल नोड के सेटअप के साथ आते हैं, नोड में बिल्ट इन होते हैं, दे आर कोर मॉड्यूल। तो अगर मैं नोड को सी लैंग्वेज से कंपेयर करूं, सी पढ़ी है सबने, थोड़ा बहुत सी की बात कर सकते हैं, है ना। अगर मैं नोड को सी लैंग्वेज से कंपेयर करूं, तो क्या stdio.h नोड के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर मॉड्यूल हुआ? बिल्कुल, क्योंकि वो आपको कंपाइलर देता है, यहां आपको नोड देता है। तो जो मॉड्यूल आपको नोड देता है वी कॉल देम कोर मॉड्यूल। आप इसे किसी ने जावा करी हो तो जावा डॉट लैंग, जावा डॉट यूटिल, दे अगर नोड में होते तो हम बोलते दे आर कोर मॉड्यूल्स। समझ आया, है ना, वेरी गुड। दूसरा आता है लोकल मॉड्यूल। ये वो मॉड्यूल्स हैं जो आप बनाएंगे, जो आप डेवलप करेंगे। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम करें, उसमें मल्टीपल जेएस फाइल्स बनाएं? बिल्कुल, ऐसा ही करना भी चाहिए, राइट, ऐसा ही करा भी जाता है। और जब आप मल्टीपल जेएस फाइल्स बनाएंगे तो आपके फाइल्स, आपकी डॉट जेएस फाइल्स विल बी कॉल्ड एज लोकल मॉड्यूल। क्लियर? जल्दी जल्दी क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तीसरे आते हैं थर्ड पार्टी मॉड्यूल। ये क्या होते हैं? ये वो मॉड्यूल होते हैं जो नोड के पास नहीं है,
लेकिन इंटरनेट से डाउनलोड करके आप इन्हें नोड के अंदर ऐड कर सकते हैं अपनी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, जिनके लिए आप कमांड यूज करते हैं npm इंस्टॉल। क्या कमांड यूज करते हैं? npm इंस्टॉल यूज करते हैं। वेरी गुड अंकित, जिसको हम बोलते हैं पैकेज। बिल्कुल सही, npm थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को डाउनलोड करने के लिए। ओके प्रतीक, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को डाउनलोड, npx अलग होता है प्रेम, npm अलग होता है, npx अलग होता है। ठीक है, फर्क जानते हैं दोनों में? आए, चलो आएगा तब बात करेंगे, नहीं तो अभी कंफ्यूज होंगे, है ना। npx होता है नोड पैकेट एग्जीक्यूटर। npx क्या होता है? नोड पैकेज एग्जीक्यूटर। ठीक है, और npm क्या होता है? नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, पढ़ेंगे आगे। अभी तो बस आप इतना ध्यान रखो, छोड़ दो अभी npx को लेकर कंफ्यूज मत हो। अभी तो बस इतना ध्यान रखो कि कुछ ऐसे भी मॉड्यूल्स हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल है पर नोड के पास नहीं है। उन्हें अगर आपको अपने कोड में यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा? उन्हें आपको अपने कोड में यूज करना है तो डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने को बोलते हैं इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इसके लिए कमांड होता है जिसका नाम होता है npm। अभी आया समझ? है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलें आगे। चलो, अब सबसे पहले बात करते हैं कुछ कॉमन कोर मॉड्यूल्स की। कोर मॉड्यूल्स मैंने आपको समझा दिया है, फटाफट जरा एक नजर डाल लीजिए, और अगर सब कुछ क्लियर है जो साइड में लिखा है तो क्लियर लिख दीजिए। मैं स्लाइड चेंज करूं? पढ़ लिया? क्लियर है? गॉन थ्रू एवरीथिंग? वेरी गुड। अब कुछ कोर मॉड्यूल्स के एग्जांपल आपको दे रहा हूं। ठीक है, हालांकि इतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं, ढेर सारे हैं, बट आपको एक ग्लिम्स लगेगा कि नोड कितना पावरफुल रन टाइम एनवायरमेंट है। नोड के पास एक मॉड्यूल है जिससे हमारी सबसे डिटेल में और सबसे पहले मुलाकात होना स्टार्ट होगी अगले लेक्चर में, और इस मॉड्यूल का नाम है एफएस। अच्छा, क्या करता है एफएस? एफएस की मदद से आप जिस कंप्यूटर पे नोड चला रहे हैं उस कंप्यूटर में मौजूद फाइलों को एक्सेस कर, क्रिएट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, तमाम काम कर सकते हैं। गॉट इट? तो क्या फाइल से इंटरेक्ट करने की जरूरत आपको पड़ेगी? एज अ नोड नॉट ऑडिबल, वॉइस इज ब्रेकिंग, श्योर? अगर वॉइस क्लियर है तो प्लीज क्लियर वॉइस लिखिए। क्लियर है? थोड़े टाइम के लिए होता है, वेदर बहुत खराब हो रहा है भोपाल में, हो सकता है इस कारण से हो रहा हो। ठीक है, ज्यादा दिक्कत हो तो कैमरा ऑफ कर दूं? चलो ठीक है, तो बताना आप मुझे वॉइस में ग्लिच आता है तो। हाँ, तो मैं कह रहा था, क्या आपको फाइल सिस्टम से या फाइल्स की जरूरत पड़ेगी क्या? तो जवाब है क्यों नहीं पड़ेगी। आप इमेजिन करिए एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो क्या फ्रंट एंड वाला यूजर, एंड यूजर क्लाइंट, पिक्स, फोटोज, ऑडियो, वीडियो ये सब अपलोड करेगा? तो फिर कहाँ रखोगे? ये सब फाइलें ही तो होंगी ना, है ना। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नोड में फाइल सिस्टम। कोई नोड का इंटरव्यू ऐसा नहीं होता है जिसमें फाइल सिस्टम के बेसिस पर क्वेश्चंस ना पूछे जाएं। तो सबसे डिटेल में जिस मॉड्यूल से आपकी सबसे पहले मुलाकात होगी वो होगा एफएस मॉड्यूल, विच इज फाइल सिस्टम मॉड्यूल। देन नोड हमें देता है ओएस नाम का एक मॉड्यूल। इसकी मदद से आप ओएस की डिटेल्स निकलवा सकते हैं। जैसे ओएस का नाम क्या है, जैसे मेरे ओएस का नाम क्या है? मेरे ओएस का नाम है विंडोज, राइट। ओएस का आर्किटेक्चर क्या है? आर्किटेक्चर समझते हैं? ओएस 32 बिट है कि ओएस 64 बिट है? ये सारी डिटेल आपको ओएस मॉड्यूल दे सकता है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज पाथ। पाथ की मदद से, जो पाथ होते हैं, पाथ समझते हैं ना, डी ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव में कोई फोल्डर, उसमें कोई फाइल, इस पाथ पे आप ऑपरेशंस कर सकते हैं। एचटीटीपी की मदद से आप खुद का वेब सर्वर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? खुद का वेब सर्वर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एचटीटीपी। हालांकि हम लोग एचटीटीपी से वेब सर्वर तो बनाएंगे ही, उससे ज्यादा बेटर तरीके से बनाएंगे, जिसके लिए नोड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूज होती है जिसको बोलते हैं अपन एक्सप्रेस जेएस। इसका मेन काम ही है कि आप इससे वेब सर्वर बनाएं, बट हम एचटीटीपी से भी बनाएंगे। देन हमारे पास यूटिल है। यूटिल से कुछ आपको ऐसे मेथड्स वगैरह मिलते हैं जिनकी मदद से आप कई तरह के छोटे मोटे कैलकुलेशन, छोटे मोटे ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे आप परसेंटेज डी जानते हैं, परसेंटेज एस को पहचानते हैं? अगर आपने सी पढ़ी होगी तो आप जरूर पहचानते होंगे, राइट। क्या मैं कह सकता हूं ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? सरप्राइजिंगली ये नोड के अंदर भी अवेलेबल है। आप इनको नोड में भी यूज कर सकते हो, पर अगर आपको इनको यूज करना है तो आपको यूटिल मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ?
गॉट इट। और ये छोटा सा ग्लिम्स था, बहुत सारे हैं। जैसा मैंने कहा, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा ढेर सारे कोर मॉड्यूल्स और थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स आप देखते चलेंगे। बढ़ू आगे, ठीक है। अब अगला सवाल आता है, किसी मॉड्यूल को अपन लोड कैसे करते हैं? अगर हमको कोई मॉड्यूल लोड करना है तो कैसे करते हैं? तो नोड कहता है अगर आपको अपनी जेएस में कोई मॉड्यूल चाहिए तो आपको मेरा एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। क्या नाम है उस फंक्शन का? पढ़िए, स्लाइड में लिखा है। वेरी गुड नमन। उस फंक्शन का नाम है रिक्वायर। क्या कॉल करना पड़ेगा? रिक्वायर नाम का फंक्शन आपको कॉल करना पड़ेगा। इसे कॉल करके ही आप किसी भी मॉड्यूल से इंटरेक्ट कर पाएंगे, चाहे वो आपका मॉड्यूल हो, चाहे वो कोर मॉड्यूल हो, चाहे वो थर्ड पार्टी मॉड्यूल हो। इज दिस पॉइंट क्लियर? गॉट इट? सो हाउ डू मॉड्यूल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर? तो जवाब है विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन कॉल्ड रिक्वायर। राइट? अगर मॉड्यूल बी मॉड्यूल ए में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अगर मॉड्यूल बी मॉड्यूल ए में चाहिए, बी डॉट जेएस ए डॉट जेएस के अंदर चाहिए, तो ए डॉट जेएस में करना पड़ेगा रिक्वायर। इज दिस क्लियर? ए डॉट जेएस में करना पड़ेगा रिक्वायर। ठीक है। अब अगला पॉइंट मैं 10 मिनट के लिए उन लोगों के लिए बोलूंगा जिन लोगों ने आप में से रिएक्ट पढ़ी हुई है। डू वी हैव स्टूडेंट्स इन द बैच जिन्होंने रिएक्ट वाला बैच अटेंड कर लिया है? कितने लोग हैं जिनको रिएक्ट आती है? जिनको रिएक्ट आती है आप लोग प्लीज यस लिखें, और जिनको नहीं आती है घबराइएगा मत। ये बात आपके लिए नहीं है, जब आप रिएक्ट पढ़ेंगे तब ये बात आप रिएक्ट में सुनना। ठीक है, अब सुनो। अगर आपने रिएक्ट पढ़ी है तो आपने सुना होगा रिएक्ट के अंदर भी मॉड्यूल्स होते हैं। हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और रिएक्ट में आपको याद होगा मॉड्यूल्स को रिक्वायर नहीं, इंपोर्ट नाम के कीवर्ड से इंपोर्ट करा जाता है। एम आई राइट? तो एक बहुत कॉमन डाउट उन स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है जिन्होंने रिएक्ट नहीं पढ़ी है, वो तो मस्त रहे, उन्हें तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि उनको तो आज पहली बार पता चल रहा है। क्या बोलूं? उनको तो आज पहली बार पता चल रहा है कि मॉड्यूल नाम का भी कोई कॉन्सेप्ट होता है। एम आई राइट? है ना? जिन्होंने रिएक्ट नहीं पढ़ी उनके लिए तो सब कुछ नया है, बट जिन्होंने पढ़ी है उनके दिमाग में 100% ये क्वेरी आती है कि सर मॉड्यूल तो मॉड्यूल ही है, वो तो रिएक्ट में भी होता है, तो अपन इंपोर्ट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, अपन रिक्वायर क्यों यूज कर रहे हैं? एक्चुअल में नोड जिस मॉड्यूल सिस्टम को फॉलो करता है उसका नाम है कॉमन जेएस। कौन सा मॉड्यूल सिस्टम फॉलो करता है? नोड। नोड फॉलो करता है कॉमन जेएस नाम का मॉड्यूल सिस्टम। ये एक मैकेनिज्म है जो नोड यूज करता है, आप ये मान लीजिए। और रिएक्ट जिस मॉड्यूल सिस्टम को फॉलो करती है उसको बोलते हैं ECMAScript मॉड्यूल्स। रिएक्ट किसको फॉलो करती है? रिएक्ट फॉलो करती है ECMAScript मॉड्यूल्स को। राइट? रिएक्ट फॉलो करती है ECMAScript को, और कॉमन जेएस को फॉलो करता है नोड। और मैं आपको बता दूं ये जो ES मॉड्यूल है ये ECMAScript के आने के बाद आया है। एम आई राइट? है ना? और अगर आपको याद हो तो ECMA की पॉपुलैरिटी 2015 में हुई थी, है ना? तो ये वहां से पॉपुलर होना स्टार्ट हुए हैं, जबकि नोड तो 2009 में ही आ गया था। नहीं नमन, अभी तक कोई वर्जन सपोर्ट नहीं करता। सुनो पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो। तो नोड ये कहता है कि मेरे यहाँ जो डिफॉल्ट सपोर्ट है वो रिक्वायर का है, क्योंकि रिक्वायर कॉमन जेएस ने दिया है। किसने दिया है रिक्वायर? रिक्वायर कॉमन जेएस ने दिया है। और इंपोर्ट किसने दिया है? इंपोर्ट एक्सप्रेस ने, सॉरी एक्मा ने दिया है। पर अगर आपको लगता है सर मेरे को तो इंपोर्ट ही यूज करना है, अगर आपको इंपोर्ट यूज करना है तो आपको नोड में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। उदाहरण के तौर पे एक तरीका, अगर आप इंपोर्ट यूज करना चाहते हैं तो यह है कि आपको अपनी फाइल्स का जो एक्सटेंशन है वो जेएस की जगह एमजेएस रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? फाइल का एक्सटेंशन एमजेएस रखना पड़ेगा, तब आप यूज कर पाएंगे। राइट? या फिर आपको पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाकर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अभी घबराइएगा मत, मैं ऐसा कुछ भी अभी नहीं करने वाला हूं, क्योंकि इस बैच में मिक्स स्टूडेंट हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ जावास्क्रिप्ट करी है और नोड की तरफ आए, कुछ ऐसे हैं जो रिएक्ट का रास्ता लेकर आए। तो अपन वो चीजें पढ़ेंगे जिसमें रिएक्ट बिल्कुल नहीं लग रही है। बट एट द बैक ऑफ योर माइंड ये रखिएगा कि नोड में डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं चलता है। अगर आप डायरेक्ट इंपोर्ट करेंगे तो नोड इज गोइंग टू गिव एक्सेप्शन। इज दिस क्लियर? है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नोड के अंदर डायरेक्ट आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर नोड में क्या करना पड़ेगा? तो जवाब है नोड में अल्टीमेटली रिक्वायर पे ही डिपेंड करना पड़ेगा। क्लियर है? एक्मा इज अ स्टैंडर्ड, यस, बट नोड पहले से बना हुआ है ना अंकित। याद करो, नोड तो 2009 में बन गया था, बन गया था। और नोड का जो मॉड्यूल सिस्टम है वो 2009 से एक्टिव है। एक्मा को तो बाद में नोड ने सपोर्ट करना शुरू करा है।
है ना। तो नो, अच्छा दूसरी बात, अगर ये लोग ECMA का सपोर्ट डाल देंगे तो इनकी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी में दिक्कत आएगी, फिर रिक्वायर में इनको चेंजेस करने पड़ेंगे। भाई कुछ तो तरीका लेना पड़ेगा ना नोड को ये पहचानने के लिए कि डिफॉल्ट वो क्या यूज करे। दोनों तो डिफॉल्ट नहीं हो सकते ना, क्यों अंकित? कोई एक ही डिफॉल्ट होगा ना। तो फिर वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नोड में रिक्वायर बहुत जगह यूज हो रहा है। गॉट इट? हालांकि इंपोर्ट रिक्वायर से बेटर है, ये भी बता दूं मैं। इंपोर्ट रिक्वायर से बेटर है ना, वो आप आगे पढ़ाऊंगा मैं, देखना कैसे इंपोर्ट रिक्वायर से बेटर है। बट एज ऑफ नाउ डायरेक्ट सपोर्ट रिक्वायर का है। क्लियर? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बात करते हैं रिक्वायर का सिंटेक्स क्या है। बहुत सिंपल सिंटेक्स है। रिक्वायर एक फंक्शन है। हाँ जी, रिक्वायर एक फंक्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है, रिक्वायर के नाम के बाद क्या लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, रिक्वायर के नाम के बाद पैरेंथेसिस लगेगा, क्योंकि वो फंक्शन है। और पैरेंथेसिस में डबल कोट्स के अंदर किसका नाम देना है? पैरेंथेसिस में डबल कोट्स के अंदर मॉड्यूल का नाम देना है। जैसे, क्या ये लाइन समझ आ रही है आपको? रिक्वायर एफएस, क्या ये एक वैलिड नोट स्टेटमेंट है? बिल्कुल वैलिड है। क्या ये एक वैलिड नोट स्टेटमेंट? रिक्वायर ओएस, क्या कहते हो आप? हाँ बिल्कुल वैलिड नोट स्टेटमेंट है ये, ठीक है। अब सवाल आता है, जो रिक्वायर है ये एक फंक्शन है और ये कुछ रिटर्न भी करता है जावास्क्रिप्ट में हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। जो कुछ नहीं रिटर्न करता है वो भी कुछ रिटर्न करता है। सही बोला मैंने? जो कुछ नहीं रिटर्न करता है वो भी कुछ रिटर्न करता है ना, वो अनडिफाइंड करता है। बट रिक्वायर की बड़ी मजेदार रिटर्न टाइप है। रिक्वायर की बड़ी मजेदार रिटर्न टाइप है। पढ़िए नीचे स्लाइड और मुझे बताइए रिक्वायर क्या रिटर्न करता है। वेरी गुड नमन, बिल्कुल सही। इसका मतलब ध्यान से देखो, अगर b.js मेरा एक मॉड्यूल है, समझना b.js मेरा एक मॉड्यूल है, क्या इसके अंदर मैंने कुछ जावास्क्रिप्ट कोड लिखा होगा? हाँ लिखा होगा, तभी तो वो मॉड्यूल है ना, तभी तो उसको मॉड्यूल बोल रहे हैं। राइट, अब ये जो b.js का डेवलपर है, ये डिसाइड करेगा कि इसको इस कोड में से कौन सी चीजें दूसरों को अवेलेबल करानी है। व्हाट डिड आई से? कौन सी चीजें दूसरों को अवेलेबल करानी है। जब आप किसी के लिए मॉड्यूल का कंटेंट अवेलेबल कराते हो, तो आप एक कमांड लिखते हो जिसका नाम होता है एक्सपोर्ट। क्या कमांड होता है? कमांड लिखते हो जिसका नाम होता है एक्सपोर्ट। राइट, तो क्या ये पॉसिबल है कि इस b.js के डेवलपर ने एक एरे एक्सपोर्ट करा? बताओ, पॉसिबल है? तो जब तुम b.js को रिक्वायर करोगे तो तुम्हें एरे मिलेगा। एम आई राइट? वेरी गुड। क्या ये पॉसिबल है कल को कोई c.js बनाई जाए और c.js में कोई फंक्शन एक्सपोर्ट करा जाए, है ना? तो जब c.js को रिक्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? तो तुमको फंक्शन मिलेगा। इसका मतलब रिक्वायर की रिटर्न टाइप इस बात पे आधारित है कि जिस मॉड्यूल को आप रिक्वायर से लोड करवा रहे हैं उसने क्या एक्सपोर्ट करा है, क्या आपको दिया है। गॉट इट? ये और अच्छे से समझ में आएगा जब, कंप्लीट करो मेरी बात, ये और अच्छे से समझ में आएगा जब खुद के मॉड्यूल्स बनाकर खुद ही एक्सपोर्ट और खुद ही रिक्वायर करोगे। समझ रहे हो? तब पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। अपन खुद का मॉड्यूल बनाएंगे, अपन डिसाइड करेंगे ये चीज अपन को एक्सपोज करनी है, एक्सपोज वर्ड यूज कर रहा हूं, ये चीज अपन को एक्सपोज करनी है, तो ये चीजें चली जाएंगी दूसरे मॉड्यूल के पास और वहां हम इसको कर लेंगे रिक्वायर। आया समझ? बिल्कुल बिल्कुल अंकित, दे विल बी रिटर्न एज ऑब्जेक्ट, एज सिंपल एज दैट। उनको ऑब्जेक्ट में रैप करके रिटर्न करेंगे ना। ठीक है, चलो आगे। मॉड्यूल बनने दो, सारे डाउट दूर हो जाएंगे। सर रिक्वायर, रिक्वायर एक फंक्शन है। गॉट इट? तभी तो उसके साथ पैरेंथेसिस है। अब मेथड है कि फंक्शन है, इस बहस में हम आगे पढ़ेंगे। ओके दीक्षा, तो अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। मेथड है तो फिर पता करना पड़ेगा किसका मेथड है, कौन से ऑब्जेक्ट का मेथड है। अभी उसको साइड में रखते हैं, बस इतना मान लेते हैं वो एक फंक्शन है, क्योंकि उसके साथ पैरेंथेसिस लगा है। हमसे क्या लेता है? हमसे मॉड्यूल का नाम लेता है। और मॉड्यूल के नाम में जेएस आता है नहीं आता है? नहीं आता है, विदाउट जेएस आता है। इसलिए आप ध्यान से सुनना मेरी बात। इंटरव्यूअर बोलेगा a.js क्या है, तो क्या बोलोगे? बोलना फाइल है, ये नहीं बोलना मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल कब बनता है? ये मॉड्यूल तब बनता है जब आप रिक्वायर में बोलते हो ए। गॉट द पॉइंट?
रिक्वायर आता कहां से? ग्लोबली आता है बेटा। नोड जेएस में ग्लोबली अवेलेबल है भाई। ब्राउजर में पार्स आईएनटी कहां से आता था? जल्दी बताओ। पार्स आईएनटी भी तो आपको ग्लोबली मिलता था। बट देन हाउ वी आर कंपेयरिंग विद इंपोर्ट? इंपोर्ट भी तो वही करता है जो रिक्वायर करता है। इंपोर्ट पढ़ा है दीक्षा आपने? क्या करता है इंपोर्ट? माइक ऑन करिए, बताइए मुझे। जी दीक्षा। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल सही है, रिएक्ट में यूज करते हैं अपन। क्या करता है इंपोर्ट? और बिना रिएक्ट के भी करते हैं। आप प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर भी इंपोर्ट यूज कर सकते हैं। तो क्या करता है इंपोर्ट? इंपोर्ट हम लोग लाइब्रेरीज को इंक्लूड करते दीक्षा आवाज बहुत धीरे आ रही है बेटा, थोड़ा जोर से बोलिए। हैं। हेलो, इज हाँ इट? जी। हाँ। सर मैं ये बोल रही थी, इंपोर्ट हम लोग लाइब्रेरीज या फिर कोई भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो हम लोग बिल्कुल इसको सही। तो कंपेयर। रिक्वायर भी तो यही कर रहा है। रिक्वायर से भी तो यही हो रहा है। जैसे ये सामने सिंटैक्स लिखा हुआ है, टेस्ट इज इक्वल्स टू रिक्वायर मॉड्यूल नेम, बिल्कुल सही। तो हम मॉड्यूल एक इंपोर्ट कर रहे हैं इधर। जी, एक मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं। आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या आता है? जो मॉड्यूल के कंटेंट है वो आकर किस में बैठ जाएंगे? आपके वेरिएबल में बैठ जाएंगे। वो जो वेरिएबल टेस्ट है ना, उसके अंदर मॉड्यूल का कंटेंट आ जाए। ओके, ये सब। दैट्स इट। राइट, मतलब आप ये कह सकते हो कि नोड में मॉड्यूल इंपोर्ट करना भी एक फंक्शन कॉल की तरह है। जबकि नॉर्मली हमको लगता है इंपोर्ट करना तो एक स्टेटमेंट होना चाहिए, जैसे दिखता है बाकी जावास्क्रिप्ट के कोड्स में। राइट। राइट। गॉट इट, थैंक। इम्तियाज, ओके वेलकम। डज इट सपोर्ट एक्सपोर्ट बट नॉट इंपोर्ट? जी इम्तियाज, एक्सपोर्ट है लेकिन वो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट है, वो पढ़ोगे आप आगे। आएगा आएगा, घबराई नहीं, आएगा आगे। अभी अपन वैसे वैसे चले जितना अपन को अभी बेसिक लेवल पे चाहिए। ठीक है, जब खुद के मॉड्यूल बनाएंगे तो सब अच्छे से अपन करेंगे एक्सपोर्ट। क्या एक्सपोर्ट, क्या इंपोर्ट, क्या रिक्वायर, सब पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो अभी इतना समझ में आया। किसी मॉड्यूल को चाहिए, किसी मॉड्यूल का सपोर्ट अपने कोड में चाहिए तो रिक्वायर करना है। सिंपल एंड स्ट्रेट। इतना क्लियर है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। इतना क्लियर है? चला जाए आगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ रिक्वायर के एग्जांपल्स दिखाता हूं। जैसे इस एग्जांपल को आप देखिए, मैंने किसको रिक्वायर करा है? मैंने यूटिल को रिक्वायर करा है। अच्छा एक और बात, जिस मॉड्यूल को रिक्वायर कर रहे हैं वेरिएबल का नाम उसी मॉड्यूल पे रखना पड़ेगा? नहीं, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। लोग जनरली यही ट्रेंड लेते हैं, इससे कोड की रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है। बाकी आपको लग रहा है मैं इसका नाम ए देना चाहता हूं, कोई इशू नहीं है, दे दीजिए। ठीक है, अब ए में आएगा क्या? तो जवाब है जो यूटिल ने करा होगा एक्सपोर्ट, वो आपको ए में मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा हम पता कर सकते हैं यूटिल ने क्या एक्सपोर्ट करा है? हाँ कर सकते हैं। जो आया है उसका टाइप ऑफ पता कर लीजिए। राइट, अगर टाइप ऑफ पता करेंगे तो मालूम चल जाएगा ऑब्जेक्ट आया कि फंक्शन आया, क्या आया, है ना। चलिए, तो पहली स्क्रिप्ट लिखते हैं मॉड्यूल बेस्ड। क्या करा मैंने इसको सेव एज करा। ठीक है, सेव एज करने के बाद मैंने कहा ऐप 3, इसको अपन यूज करते हैं। ठीक, इस पूरे को मैंने कर दिया इरेज। पहली लाइन मैंने लिखी कॉन्स्ट, यूटिली नाम दे देता हूं, इज इक्वल्स टू रिक्वायर फॉलोड बाय डबल कोट्स के अंदर यूटिल। ठीक, अब मैंने पता करा लॉग, जरा बताएं क्या है टाइप ऑफ, क्या है टाइप ऑफ यूटिल? देखिए तो जरा स्क्रीन पे क्या प्रिंट होता है। मीन्स हियर यूटिल बिकम ऑफ, यस अंकित, डेफिनेटली 100%। तो अब अगर मैंने कहा नोड ऐप 3.js, तो चेक करिए मेरे को क्या मिल रहा है टाइप ऑफ यूटिल में। अगर मैं क्या गड़बड़ हो गई मेरे से? अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी। टाइप ऑफ यूटिल से पहले रिक्वायर की स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करी जाए। चलो अब चेक करो क्या मिल रहा है। मिल रहा है ऑब्जेक्ट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस रिक्वायर ने अपन को एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करा? बोल सकता हूं। वही ऑब्जेक्ट हमारे पास यूटिल के नाम से आते। गॉट इट? अच्छा तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर खूब सारे मेंबर होंगे, क्या बोलते हो? हाँ होंगे ना, बहुत सारे होंगे। तो अगर मैं सिर्फ यूटिल को प्रिंट करूं तो सारे मेंबर दिख जाएंगे। इसके अंदर क्या क्या है? बिल्कुल दिख जाएंगे। देखो आप, ये रही पूरी लिस्ट, दिख रहा है? इतने फंक्शन, इतनी प्रॉपर्टी, इतना एरे, सब दिख रहा है। इज दिस क्लियर? समझ आया मॉड्यूल में छानबीन कैसे करते हैं? ठीक है, अब इस यूटिल की एक छोटी सी पावर आपको दिखाता हूं। इमेजिन करिए मेरे पास एक एज नाम का वेरिएबल है 25, मेरे पास एक नेम नाम का वेरिएबल है रवि। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को प्रिंट कराता हूं एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से, तो मैं कहूंगा लॉग, लॉग के अंदर मैं कहूंगा नेम इज, बैकटिक के साथ, नेम इज डॉलर फॉलोड बाय नेम एंड एज इज
डॉलर फॉलोड बाय एज। इज दिस क्लियर? है ना? ये बढ़िया चल के मेरे को आउटपुट में दे देगा नेम इज रवि एंड एज इज 25, दे देगा। अब आप इसी काम को यूटिल से भी करवा सकते हैं। अच्छा, कैसे करवा सकते हैं? तो बहुत ध्यान से स्लाइड में देखिए, यूटिल के पास आपको एक मेथड दिख रहा है, मेथड के फंक्शन। तो जवाब है मेथड, क्योंकि यूटिल तो एक ऑब्जेक्ट हुआ ना, तो यूटिल के पास एक मेथड दिख रहा है आपको, दिख रहा है? वेरी गुड। ये जो फॉर्मेट नाम का मेथड है, ध्यान से देखना, ये जो फॉर्मेट नाम का मेथड है, आप अपन इसको हटाते हैं, है ना, इसकी जरूरत नहीं है अपन को, अपन नए तरीके से प्रिंट करके देखेंगे। तो आप बोलोगे यूटिल डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट आपसे स्ट्रिंग लेता है, स्ट्रिंग विद फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। क्या बोला मैंने? फॉर्मेट आपसे स्ट्रिंग लेता है, स्ट्रिंग विद फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अच्छा, तो अब मैंने बोला एज इज, अब एज एक न्यूमेरिक वैल्यू है, यस और नो? हाँ है। न्यूमेरिक के लिए यहां परसेंटेज डी है। क्या है? परसेंटेज डी, नंबर्स को प्रिंट कराने के लिए। एंड नेम इज, नेम एक स्ट्रिंग है, हाँ नेम स्ट्रिंग है, उसके लिए परसेंटेज एस है। और बिल्कुल सी के प्रिंटफ की तरह यहां कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगा के बोल देते हैं एज कॉमा नेम। बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि आप प्रिंटफ को जब ये देते हो तो प्रिंटफ ऐसे स्क्रीन पे दिखाता है, सी लैंग्वेज का प्रिंटफ स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है, यस और नो? कर देता है ना। फॉर्मेट आपको रिटर्न करता है, फॉर्मेट कुछ प्रिंट प्रिंट नहीं करता, आपको ये पूरी स्ट्रिंग जैसा आउटपुट में दिखनी चाहिए वैसा सेट करके रिटर्न कर देगा, जिसको आप किस में रिसीव कर लोगे? जिसको आप रिसीव कर लो अपने एक वेरिएबल में। तो मैंने इसको रिसीव कर लिया किसमें? मैंने इसको रिसीव कर लिया str के अंदर। ठीक है, अब आप कह दो लॉग, और लॉग के बाद कह दो str। क्या दिखेगा आउटपुट में? बिल्कुल वही दिखेगा जो आपको अभी दिख रहा था, वही दिखेगा जो आपको अभी दिख रहा था, राइट? चेक करिए, सेम आउटपुट। जल्दी जल्दी क्विक, समझ आया? वेरी गुड। इसी तरह से इमेजिन करिए आपके पास क्या बोला जाए, रवि की सपोज करिए डिग्रीज, चलो डिग्रीज है रवि, रवि की जो डिग्रीज हैं वो आपके पास एक एरे के अंदर, मान लीजिए कुछ रवि के एक्सपीरियंसेस अपन ले। ठीक है, तो इसने 2 साल, 4 साल और 5 साल किसी किसी कंपनी में काम करा। ठीक, मैं यहां बोलूंगा एक्सपीरियंस ऑफ, अभी बताइए हु इज ईएक्सपी? स्ट्रिंग। नंबर, कौन है ईएक्सपी? एरे। एरे के लिए यहां मिलता है आपको परसेंटेज ओ। क्या मिलता है? परसेंटेज ओ, राइट? एक्चुअल में ओ मिलता है ऑब्जेक्ट के लिए, ओ मिलता है ऑब्जेक्ट के लिए, बट आप जानते हैं एरेज आर ऑब्जेक्ट, है ना, इसलिए वो एरे पे भी चल जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया एक्सपीरियंसेस ईएक्सपी और फिर मैंने इसको चलाया, आउटपुट में आप नोटिस कर पा रहे होंगे मुझे एरे का डेटा भी और एरे की लेंथ तक मिल रही। क्लियर? हाँ नमन, मैं बताऊंगा इंटरनली क्या होता है। यहां क्लियर हुआ? समझ आया? तो यूटिल डॉट फॉर्मेट का रोल क्लियर हुआ। ठीक है, ऐसे ही एक और कमाल का फीचर यूटिल का, जो आप कंसोल पे टेक्स्ट देख रहे हैं वो डिफॉल्ट व्हाइट कलर में आ रहा है, यस की नो? हाँ, जो आप कंसोल पे टेक्स्ट देख रहे हैं वो डिफॉल्ट व्हाइट कलर में आ रहा है। अगर आप चाहे तो यूटिल की मदद से इसको चेंज भी कर सकते हैं। हालांकि मैं कलर चेंज करने पे ज्यादा टाइम यूटिल में नहीं दूंगा, क्योंकि कलर ही अगर आपको चेंज करना है तो एक बहुत पावरफुल नोड मॉड्यूल है जिसको हम आगे चलकर यूज करेंगे। शायद आप में से किसी ने उसका नाम सुना हो, बिल्कुल ठीक, उसका नाम है चौक। एक बहुत पावरफुल मॉड्यूल है चौक, उसको यूज करके हम कलर्ड आउटपुट लाएंगे नोड कंसोल पे, राइट? तो अभी के लिए जस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं यूटिल को, तो यूटिल के पास एक और पावर है कि आप यूटिल से कलर्ड आउटपुट भी ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि मैं कलर्ड आउटपुट बताऊं, जरा एक नजर डाल लीजिए आपको क्या क्या अवेलेबल करवाया है फॉर्मेट ने अपनी तरफ से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के लिए। तो नंबर के लिए डी और एफ दोनों है, समझ पा रहे होंगे आप? एफ मतलब पॉइंट्स में आपको डेटा चाहिए, परसेंटेज ओ एरे और ऑब्जेक्ट्स के लिए है, परसेंटेज जे जेसन डेटा के लिए है, परसेंटेज एस और डी बुलियन के लिए। क्या फर्क होगा बुलियन के लिए एस और डी में? नो आइडिया? बुलियन को अगर डी से प्रिंट करोगे तो ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए क्या आएगा? ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0 आएगा। और अगर एस से प्रिंट करोगे तो ट्रू के लिए ट्रू और फॉल्स के लिए फॉल्स लिखा हुआ आएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब इसी तरह से अगर आपको कलर्ड आउटपुट चाहिए तो आप क्या करेंगे?
तो नोटिस करिए, अगर आपको कलर्ड आउटपुट चाहिए तो यूटिल के पास एक मेथड है, मेथड का नाम दिख रहा है, मेथड का नाम है इंस्पेक्ट। ठीक है, ये इंस्पेक्ट मेथड आपसे क्या लेता है, तो अगर आप इसको ऐसे प्रिंट ना करना चाहें तो आप बोलेंगे यूटिल डॉट इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट आपसे लेता है 2 आर्गुमेंट। कितने आर्गुमेंट, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। 2 आर्गुमेंट, राइट। जो इंस्पेक्ट का पहला आर्गुमेंट है वो आपका टेक्स्ट है जो प्रिंट करना है। तो आपको कौन सा टेक्स्ट प्रिंट करना है, हमको एसटीआर प्रिंट करना है ना। एसटीआर ये ना आपका टेक्स्ट, जल्दी जल्दी फटाफट, है ना। और एक ये लेता है आपसे ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने क्या नाम दिया है, मैंने इसको नाम दिया है ऑप्शंस। गॉट इट, मैंने इसको नाम दिया है ऑप्शंस। गौर से देखिए, ऑप्शंस जो ऑब्जेक्ट ये आपसे ले रहा है उसको अपन क्या पास करते हैं, ऑप्शंस ऑब्जेक्ट को एक की पास करते हैं जिसका नाम है कलर्स। और कलर्स की वैल्यू क्या है, कलर्स की वैल्यू अपन कर देते हैं ट्रू। तो मैंने यहां पर करली ब्रेस ओपन करा, या मैंने कहा कलर्स कोलन ट्रू। ठीक है, अब आप यहां पर बोल देंगे यूटिल डॉट इंस्पेक्ट। अब यूटिल फिर आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा यूटिल, यूटिल फिर आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसको मैंने किस में रख लिया, जिसको मैंने रख लिया str2 में। और अब अगर मैं कहता हूं लॉग, और अब अगर मैं यहां बोलता हूं लॉग टू द कंसोल और बोलता हूं str2, तो आउटपुट आएगा, बिल्कुल आएगा। कलरफुल आएगा, आएगा। बस एक डाउट होगा दिमाग में, सर हमने ये तो बताया ही नहीं कि कलर कौन सा चाहिए, एम आई राइट। तो वो डिफॉल्ट कलर यूज करेगा अपनी तरफ से। और डिफॉल्ट कलर कौन सा यूज करेगा, डिफॉल्ट कलर वो यूज करता है ग्रीन। अब अगर आपको ये कलर बदलना हो, इसमें और कई तरह के इफेक्ट्स लाने हो, तो मॉड्यूल हम जो यूज करेंगे कौन सा, तो मॉड्यूल हम जो यूज करेंगे दैट इज चॉक मॉड्यूल। आया समझ, क्लियर हुआ। हाँ दीक्षा, जब मॉड्यूल बनाते हैं तो मॉड्यूल के अंदर हम कोड लिखते हैं। उस कोड में एरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन बहुत कुछ होता है। क्या एक्सपोज करना है, क्या देना है अपन, वो अपन डिसाइड करते हैं मॉड्यूल बनाते वक्त। तो जिन्होंने रिक्वायर मॉड्यूल बनाया उन्होंने अपन को एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करा डबल परसेंटेज के सिंबल के साथ। ओके मनीष, परसेंटेज एस स्क्रीन पे दिखाना है तो परसेंटेज परसेंटेज डी या परसेंटेज परसेंटेज एस। नहीं समझा नमन में, अभी भी 2 मॉड्यूल सिस्टम है ऐसा, ये पूछ रहे हो। अनम्यूट करूं, वाई देर आर 2 मॉड्यूल सिस्टम, इसलिए क्योंकि जो लोग नोड पे आते हैं वो जावास्क्रिप्ट पढ़ के आते हैं, और जावास्क्रिप्ट में रिएक्ट अगर आपने पढ़ी है तो आप इक्मास्क्रिप्ट के मॉड्यूल सिस्टम को जानते हो, इसलिए वो दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। समझ आ रहा है, दैट्स द ओनली रीजन, जस्ट टू गिव यू फील एट होम कि भाई आपने रिएक्ट पढ़ते वक्त। अनम्यूट करूं जी, जी नमन बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नमन। सर मतलब अभी तक सर 2 क्यों फॉलो हो रहे हैं, जैसे कि दे कैन गो फॉर 1 ऑल्सो ना, कि या तो कॉमन। कॉमन जैसे बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं होगी ना, जो ऑलरेडी कोड्स चल रहे हैं नोड पे। मान लीजिए नोड का वर्जन 22 आता है और वो बोलता है हम अब इंपोर्ट करेंगे, रिक्वायर नहीं करेंगे, तो जो एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट्स है उनका क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उनका क्या होगा, इसलिए राइट। वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। सर। और रिएक्ट में भी अपन कॉमन भी यूज कर सकते हैं, मींस कॉमन यूज कर सकते हैं मतलब, जैसे रिएक्ट में भी सर रिक्वायर यूज कर नहीं रिएक्ट में डायरेक्ट कॉमन नहीं होता, रिएक्ट कॉमन सपोर्ट नहीं करते, नोड करता है विद सर्टेन मैनिपुलेशंस। ओके, मींस नोड कॉमन भी कर लेगा और नॉर्म वैसा भी कर लेगा। हाँ नोड दोनों कर लेगा, लेकिन आपको अकॉर्डिंगली नोड को करना पड़ेगा चेंज। अगर आप उसको चेंज कर पाओगे, अगर आपको चेंज करना मतलब परमिसेबल है और आपको लगता है कि हाँ मुझे करना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नोड ये कर लेगा। ओके सर, मींस रिएक्ट नहीं करेगा बट। हाँ रिएक्ट नहीं करेगा। ओके सर, और कोई डिफरेंस भी है क्या इनमें, मतलब जैसे किसमें है ना, इंपोर्ट ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा बेटर है इसके कंपैरिजन में, रिक्वायर के कंपैरिजन में, वो आगे बताऊंगा कैसे। सर आपने जब अभी रिडक्स और वो पढ़ाया था आरटीके, सर हम्म, स्टार्टिंग में कभी कभी आपने नोड करवाया था, मतलब पहले नोड पे भी कोड करवाया था ना सर हाँ आपने? करवाया था ना। वहां अपन रिक्वायर यूज कर रहे थे इसलिए। तो फिर वहां बाद रिक्वायर में यूज कर रहे थे क्योंकि वो बाद नोड था, और उसमें हम लोगों ने कोई ऐसा चेंज नहीं करा था कि हमको एक्मा का मॉड्यूल सिस्टम यूज करने को मिले। ना मैंने एमजेएस करा, ना मैंने जेसन फाइल में चेंज करा। हम्म। तो सर अपन ने जैसे पहले इसलिए अपन रिक्वायर यूज कर रहे थे, फिर आपने जब उसको रिडक्स आरटीके यूज किया अपन ने तो उसमें, इंपोर्ट हो गया था वापस, तो रिएक्ट फिर में आए थे तो इंपोर्ट हो गया था वो। सर वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था इसलिए मेरे को, कि मींस पहले रिक्वायर और फिर, तो इसलिए मेरे को। नोड के एनवायरमेंट में रिक्वायर है, रिएक्ट के एनवायरमेंट में इंपोर्ट है, एज सिंपल एज दैट।
ओके, बट अगर चाहोगे तो नोड के एनवायरनमेंट में इंपोर्ट कर सकते हो, बट आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस करके, ओके, या सर गॉट सर वी शुड ऑलवेज यूज इंपोर्ट। हाँ अंकित, अगर आप कुछ उस बेनिफिट को लेना चाहते हो जो इंपोर्ट दे रहा है। सर रिक्वायर में से फाइल ही भेज सकते हैं। हाँ मनीष, मॉड्यूल का नाम देते हैं रिक्वायर को। ठीक है, और क्या देते हैं वो आपको आगे पता चलेगा जब हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। एज ऑफ नाउ रिक्वायर को हम फाइल का नाम दे रहे हैं जो एक्चुअल में मॉड्यूल का नाम है। ठीक है, चलूं आगे, यहां तक क्लियर? ठीक है, ऐसे ही छोटा सा एक ग्लिम्स एक और मॉड्यूल का लीजिए। मैंने आपसे कहा था एक और मॉड्यूल है हमारे पास जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ओएस मॉड्यूल, उसको भी देख लीजिए। ठीक, तो मैंने कहा इस पूरे कोड को वाइप आउट करते हैं। मैंने कहा कॉन्स्ट ओएस इज इक्वल्स टू रिक्वायर फॉलोड बाय ओएस, और ये एग्जांपल का तो मैंने हिंट आपको लास्ट लेक्चर में भी दिया था, अगर आपको याद हो। आप मुझे बताइए, मुझे पता करना है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। कोई है इस ओएस मॉड्यूल के पास जो मेरी हेल्प करे? हाँ है। मैंने आपसे कहा था एक प्लेटफॉर्म नाम का फंक्शन होता है, वेरी गुड, राइट। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा ओएस डॉट प्लेटफॉर्म, गॉट इट। ठीक, जैसे मैं कहूंगा ओएस डॉट प्लेटफॉर्म, चेक करिए दिस इज आवर ऐप 5। ठीक, बस नाम देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, ये इसका टेक्निकल नाम है जो आपके स्क्रीन पे आएगा। क्या नाम है? Win32। ठीक, लेकिन मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट है। तो गौर करिएगा, प्लेटफॉर्म आपको कभी ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर नहीं बताता है, वो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का टेक्निकल नाम देता है। अगर आपको आर्किटेक्चर जानना है तो कौन सा फंक्शन कॉल करना है? अगर आपको आर्किटेक्चर जानना है तो कॉल करिए आर्क, गॉट इट। आर्क का आउटपुट चेक करिए, क्या आ रहा है? आर्क का आउटपुट आ रहा है x64। आई होप आप जानते होंगे 64 बिट प्लेटफॉर्म का जो आर्किटेक्चर है वो x64 है, और 32 बिट का x86 होता है। यस और नो, जानते हैं? तो ये 64 बिट है, इसलिए हमें आउटपुट मिल रहा है x64। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे एफएस मॉड्यूल, और एफएस मॉड्यूल दो चीजों का भरपूर यूज करता है। दोनों आपको अभी से बता रहा हूं, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अगला लेक्चर हमारा मंडे है, मंडे से पहले क्या क्या रिवाइज कर लीजिएगा? एक तो कॉल बैक पढ़ा है, जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक्स पढ़े हैं ना, खूब अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। दूसरा प्रॉमिस, राइट, देन कैच, ये सब लगेगा। ठीक है, प्रॉमिस पढ़ा नहीं पाऊंगा कुंदन, प्रॉमिस छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। ठीक, मैं प्रॉमिस के डाउट सॉल्व कर दूंगा, और प्रॉमिस के साथ साथ एसिंक अवेट, ये भी पढ़ा है सबने, राइट। तो ये सारी चीजें यूज होंगी, मेक श्योर इनको आप याद से कवर अप कर लें, तब आप एफएस मॉड्यूल को फुल पोटेंशियल पे यूज कर पाएंगे, गॉट इट। और नोड में अधिकतर मॉड्यूल्स ऐसे ही हैं, सब कॉल बैक पे और प्रॉमिस पे काम करते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।